तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल एक दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यूपी में हुई और आज महाराष्ट्र एटीएस के चीफ ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक साथ 3 राज्यों की 24 घंटे के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो फिर ये मान लीजिए कि मामला थोड़ा सा सीरियस है, गंभीर है। कल रात मेरी डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील से बात हुई फ़ोन पे, और इस बात की वजह ये थी, और बहुत मुमकिन है अगर अभी बातचीत शायद हो जाए तो पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैं आप पूरी क्राइम तक फैमिली तक उसको पहुंचाऊंगा। तो बातचीत इसलिए थी कि ये जो खबर थी, 3 स्टेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खबर अपने आप में दहलाने वाली भी थी और चौंकाने वाली भी थी। खबर ये थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड, ये दोनों ने हाथ मिलाया हिंदुस्तान को दहलाने के लिए। ख़ास तौर पर अगला अक्टूबर का जो महीना है, फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, तो दशहरा है, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, रामनवमी है। ऐसे वक्त में बाज़ार में भीड़ भी होती है, लोग सड़कों पे ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं मौक़ों को ये लोग आतंकी हमलों से दहलाना चाहते थे। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये कौन है? ISI और डी कंपनी का एक साथ हाथ मिलाना क्या मतलब है? क्योंकि ये अपने आप में बेहद ख़तरनाक हो जाता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ISI जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है या फिर डी कंपनी दाऊद इब्राहिम, इन दोनों के करीबी आने के और दोनों के जॉइंट ऑपरेशन के बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। 93 का आपको याद होगा ब्लास्ट मुंबई में, जो सीरियल धमाके हुए एक के बाद एक 13। वो कहते हैं कि शायद पहला मौका था जब ISI और अंडरवर्ल्ड एक साथ हाथ मिलाया था उसने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए। अब ये पिछले कुछ दिनों से खामोशी थी, एक बार फिर अब ये खबरानी अपने आप में चौंकाती है कि ISI और अंडरवर्ल्ड दोनों एक साथ हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है आपके सामने, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या यूपी पुलिस की ATS की जो टीम हो या फिर मुंबई महाराष्ट्र ATS की टीम है, उन सारे लोगों ने जो सारी चीज़ें जानकारी मुहैया कराई हैं, उसके ज़रिए आप तक ये कहानी पहुंचाता हूँ। बात सितंबर के पहले हफ्ते की, इसी महीने की, ये अभी करीब 10-12 दिन पुरानी। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको पहले भी बताया है, जो देश के अंदर कोई भी ऐसी साजिश रची जाए, जो रची जाती है, उसकी खबर IB जो है टटोलती है। और फिर IB को कोई ऐसा इनपुट मिलता है कि कहाँ कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई आतंकवादी घटना हो रही है, तो वो कंसर्न स्टेट और उसकी पुलिस को ये सूचना पहुँचाती है कि हमारे पास ऐसी खबर है कि आपके यहाँ कोई आतंकवादी घुसा है, आतंकवादी हमला होने वाला है, तो ये स्पेसिफिक इनपुट है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो ऐसी ही एक इनपुट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए IB तक पहुंचती है। IB का काम ही ये है कि वो लगातार ऐसे तमाम जो मॉड्यूल होते हैं, जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पर जिनसे हिंदुस्तान को ज़्यादा या खतरा है, उन लोगों पे वो लगातार अपनी आँखें कानें सब लगाए रखते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए IB तक ये बात पहुँची सितंबर में कि ISI अपने कुछ ख़ास लोगों के ज़रिए और डी कंपनी की मदद से देश में त्यौहार के मौके पर अक्टूबर में दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र, यहाँ पे कुछ धमाके करने की साजिश रच रही है। IB ने इस पर थोड़ा और काम किया, थोड़ी और इनपुट इकट्ठा की, फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये खबर पुख्ता है। इसके बाद उन्होंने, अब चूँकि इसमें 3 स्टेट शामिल थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये इनपुट दिया IB ने, और उसने कहा कि हमें ऐसा ऐसा पता चला, और सबसे ख़तरनाक ये है कि इसमें ISI और अंडरवर्ल्ड दोनों एक साथ हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IB के इस इनपुट पर अपनी तफ्तीश, अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, और उसके बाद जो भी खबर थी, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए पता लगाना शुरू किया। सबसे पहले जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तो एक शख्स जिसका नाम ओसामा है, यहाँ तक पहुँची दिल्ली पुलिस फ़ोन सर्विलांस और बाकी चीज़ों के ज़रिए। ओसामा दिल्ली में ओखला इलाके में रहता है, और पुलिस को लगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है, जो ऑपरेशन है, इसमें ये एक अहम कड़ी है। तो पहला शख्स जो नाम सामने आता है, वो ओसामा का नाम सामने आया। अब पुलिस ने ओसामा को ज़ीरो इन करना शुरू किया, उसकी हरकतों पर नज़र रखना शुरू किया, उसके सारे फ़ोन इन सबको टैप करना शुरू किया, और इसी के बाद फिर उन्हें और कुछ पुख्ता जानकारी मिली कि IB की इनपुट गलत नहीं है,
कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ साजिश चल रही है। फिर ओसामा के ज़रिए कुछ और नाम सामने आए। फिर ये भी पता चला कि ये लोग कहाँ कहाँ इनका ठिकाना है। धीरे धीरे जब जानकारी मिलती गई तो आखिरकार फिर 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा कि अब ये मौका है कि एक्शन लिया जाए। और उसकी वजह ये थी इस जल्दबाजी की कि जो आईबी ने इनपुट दी थी उसने कहा था कि ये जो पूरी प्लानिंग है त्यौहार के मौके पर देश में धमाके के अलग अलग शहरों में, ये बहुत ही एडवांस स्टेज पर है। और इसमें न सिर्फ आईईडी, आरडीएक्स, AK-47, बाकी गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड, ये पाकिस्तानी बॉर्डर के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। मतलब इंडिया पहुंच चुके हैं ये सारे तबाही के सामान। तो अब जब पहुंच चुके हैं तो कभी भी कुछ हो सकता है। और इस वक्त आपको पता है कि गणेश चतुर्थी भी चल रहा है, मुंबई में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये। तो ख़तरा ये था कि अगर वक्त पे एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो एडवांस स्टेज पे ऑलरेडी ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, हथियार पहुंच चुके थे, लेकिन ये हथियार कहाँ रखे थे, किनके पास थे, आगे क्या होना है, ये सारी जानकारी इकट्ठी करनी थी। इसी के बाद फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। ओसामा के ज़रिए बाकी कड़ियों को उसने जोड़ा और फिर 14 सितंबर को आखिरकार लगा कि अब ये ऑपरेशन का वक्त है, क्योंकि उससे पहले अगर भनक लग जाती तो फिर शायद भाग जाते लोग, ये अंडरग्राउंड हो जाते, फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल होता, फिर दूसरा मॉड्यूल आ सकता था, रिस्की हो जाता ऑपरेशन। तो इसलिए 14 सितंबर को जब सारी चीज़ें मिल गई, सभी का ठिकाना पता चल गया, तब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सबसे पहले ओसामा को उठाया दिल्ली से। उसको गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई। दूसरी खबर मिली, पता चला कि मुंबई से ट्रेन से एक शख्स दिल्ली आ रहा है और वो दिल्ली पहुंचने वाला है। उसका नाम समीर था, समीर कालिया। तो समीर कालिया वो शख्स था जो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। तो ओसामा को गिरफ्तार करने के बाद अब स्पेशल सेल की टीम समीर कालिया की तरफ भागती है। समीर कालिया मुंबई से ट्रेन से दिल्ली आ रहा था। पुलिस को पता चला कि कौन सा ट्रेन है, कौन सा बर्थ है। जब राजस्थान के कोटा शहर में ये ट्रेन रुकी, दिल्ली पुलिस की एक टीम वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी थी और कोटा में स्टेशन पर ट्रेन से ही समीर, जिसका नाम मोहम्मद शेख उर्फ एलियस समीर कालिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब 2 गिरफ्तारी हो चुकी थी, पूछताछ हुई। अब इसके बाद फिर तीसरी गिरफ्तारी होती है एक मोहम्मद अबू बकर नाम के शख्स की, और ये दिल्ली के सराय काले खां एक बस स्टॉप है, वहाँ से इसको पकड़ा जाता है। ये भी दिल्ली छोड़ने के फिराक में था। 3 गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। अब जीशान नाम के एक और शख्स को प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, वहाँ से पकड़ा जाता है। इसके बाद मोहम्मद आमिर जावेद को लखनऊ से पकड़ा जाता है, ये 5वां था। और फिर छठा गिरफ्तारी, जो छठा पकड़ा जाता है, उसका नाम था मूलचंद, ये रायबरेली से पकड़ा गया। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया और मूलचंद, ये दोनों डी कंपनी के लिए काम करते हैं। समीर पहले दाऊद इब्राहिम का खास शूटर था, फ़हीम मचमच, उसके लिए काम करता था, उसके आदेश पे काम करता था, लेकिन फ़हीम मचमच की मौत हो गई। उसके बाद अब समीर कालिया डायरेक्ट जो है दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से इंस्ट्रक्शन लेता था और उसी के कहने पे काम करता था। जो पुलिस का कहना है वो ये है कि समीर कालिया और दूसरा मूलचंद, ये दोनों एक तरह से डी कंपनी के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे। मतलब ये खामोशी से अपना काम, अपना धंधा करते रहते, और जब ज़रूरत होती, कोई सामान यहाँ पहुँचाना है, किसी को कुछ मैसेज पहुँचाना है, तो ये जाग जाते थे। तो ये दोनों, इन दोनों का लिंक था सीधे डी कंपनी से। जो बाकी 4 पकड़े गए, ये चारों ISI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, उन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया और उसके बाद उन्हें इन ऑपरेशन के लिए तैयार किया। पता ये चला इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के कि सारे हथियार और ये सारी चीज़ें तो पहुंच चुकी हैं इंडिया के अंदर। जब ये पहुंच गई तो अब 2 डीलिंग हुई थी ISI और डी कंपनी के बीच में। ISI ने डी कंपनी से कहा था आप हमारे लिए 2 काम करोगे। एक, जब पाकिस्तान के बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में ये सारे विस्फोटक RDX हथियार पहुंच जाएंगे तो इन्हें तय शहरों तक पहुंचाने का काम आपके लोग करेंगे, यानी दाऊद इब्राहिम के। और दूसरा, इस पूरे ऑपरेशन के लिए जो पैसों की ज़रूरत होगी वो पैसे हवाला के ज़रिए उसका इंतज़ाम इंडिया में आप करोगे, यानी डी कंपनी। तो ये 2 काम डी कंपनी को करना था। एक, हथियारों को जो कि यूपी तक पहुंच चुका, अब उसे अलग अलग शहरों में भेजना था, यूपी के कुछ अलग शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में। तो यहाँ से अब काम था इसका ट्रांसपोर्टेशन का, जो हथियार थे वो डी कंपनी का।
डी कंपनी को ये सारे पहुंचाने थे और इसके लिए ज़रूरी जो पैसे थे वो हवाला के ज़रिए देने थे। तो हथियार पहुंच चुके थे, अब इनको अलग अलग जगह पहुंचाने थे, लेकिन आईबी की इनपुट थी, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम का रोल तो सामने आ गया। अब ये था कि आईएसआई का क्या रोल था। तो आईएसआई चाहता था कि हिंदुस्तान में त्यौहार के मौके पर कुछ बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ किया नहीं है। एक नए चीफ आजकल आईएसआई के, आपको पता है, अभी सुर्खियों में भी थे, काबुल पहुंचे थे तालिबान की सरकार बनाने, फैज़ हमीद, आईएसआई का नया चीफ। तो आईएसआई के नया चीफ फैज़ हमीद और दाऊद इब्राहिम, इन दोनों ने मिलकर, बल्कि आईएसआई के कहने पर दाऊद इब्राहिम ने ये सारे ऑपरेशन को यहाँ पे मदद देने का फैसला किया। आईएसआई ने इससे पहले इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी थी, ख़ास तौर पर 2 लोगों को, और ये 2 नाम थे, उनमें एक था ओसामा और दूसरा था ज़ीशान। ओसामा दिल्ली का और ज़ीशान जो है यूपी का। इसी साल अप्रैल में ओसामा यहाँ से इंडिया से, लखनऊ से, बल्कि लखनऊ से एक प्लेन पकड़कर मस्कत पहुँचता है, ओमान। मस्कत में जाने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ ज़ीशान से होती है। ज़ीशान पहले से पहुँचा हुआ था। वहाँ जब ये जाते हैं तो इन्हें करीब 15 से 16 और लोग मिलते हैं। वो सारे बांग्ला बोलने वाले लोग थे और शायद बांग्लादेशी थे। तो ये लोग मस्कत में 2-3 दिन रहते हैं। इसके बाद इनको छोटे छोटे बोट के ज़रिए अलग अलग रास्तों से कई दिनों का, 3-4-5 दिन, मस्कत से समुद्री रास्ते से ये पहुँचते हैं पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट में ले जाने के बाद इनकी वहाँ पे पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जो उनको अपने साथ ले जाते हैं, और फिर वहाँ पे एक थट्टा जगह है, थट्टा, वहाँ के एक फार्म हाउस में रखा जाता है ग्वादर पोर्ट के पास ये थट्टा इलाका। और ये थट्टा इलाका इसलिए है, भी आपको याद आ जाएगा, जब 26 से 11 हुआ था मुंबई पे हमला, तो उसमें 10 आतंकवादी जहाज़, पानी के जहाज़ के रास्ते मुंबई में पहुँचे थे, जिसमें कसाब भी एक था। इन 10 को इस मुंबई ऑपरेशन से पहले इसी थट्टा इलाके में ट्रेनिंग दी गई थी और पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी। और इस बार भी ज़ीशान और ओसामा और उसके साथ जो 15-16 लोग थे, इन सब के अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे, लेकिन ज़ीशान और ओसामा एक ही ग्रुप में था। इन लोगों को थट्टा ले जाया गया पाकिस्तान में, और वहाँ करीब 15 दिनों तक आईडी बनाना, AK-47 चलाने, हथियार चलाने, हैंड ग्रेनेड फेंकने, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग को देने वाले 3 पाकिस्तानी थे, जिसमें से 2 पाकिस्तानी वर्दी में बाकायदा रहते थे, और पाकिस्तानी वर्दी में ही इनको वो ट्रेनिंग देते थे। और जो इनका नाम भी आया है, इन दोनों पाकिस्तानी आर्मी अफसर का नाम था, एक का नाम था जब्बार और एक का हमज़ा। तो 15 दिन तक इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर ये लोग थट्टा से वापस उसी समुद्री रास्ते से मशहद पहुंचते हैं, और फिर मशहद से लखनऊ की फ़्लाइट लेकर वापस लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ आने के बाद अब ये इंतज़ार करते हैं बॉर्डर से विस्फोटक आने का। फिर उसके बाद ये विस्फोटक भी पहुंच जाता है। अब इन्हें अलग अलग शहरों में इसको ट्रांसफ़र करना था, लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईबी ने इनकी बातचीत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए बाकी चीज़ें पकड़ ली, और उसी के बाद इस मॉड्यूल का खुलासा हो गया। हालांकि छोटा शकील से जब बात हुई, मैंने पहला सवाल यही था कि आईएसआई से फिर हाथ मिलाया और ये धमाके के पीछे डी कंपनी का हाथ है। छोटा शकील साफ इनकार कर रहा था। अब अगर डिटेल में बात होगी तो मैं ज़रूर आप तक वो पहुंचाऊंगा। अब इन 6 लोगों के बारे में जिनको पकड़ा गया है इस वक्त, और दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस कस्टडी में इनको ले जाया गया है, कुछ तो पढ़े लिखे हैं। इनमें से जो ज़ीशान है यूपी का, ये MBA है और दुबई में अकाउंटेंट की नौकरी कर चुका है कई साल। फिर कोरोना हुआ, बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हुई, तो कोरोना में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन की वजह से इसे वापस इंडिया आना पड़ा और इंडिया आने के बाद ये यहाँ खजूर का बिज़नेस करने लगा। शायद दुबई और UAE में खजूर के बिज़नेस को जान गया था, तो लॉकडाउन की वजह से उसे दुबई से यहाँ आना पड़ा। MBA था ये। आमिर जो दूसरा शख्स है, ये ज़ीशान का ही रिलेटिव है और पेशे से टीचर है, और ये भी जद्दा में, सऊदी अरब में कई साल रहा और वहाँ पे ये पढ़ाता था। शेख जान मोहम्मद उर्फ समीर, जो डी कंपनी के लिए स्लीपर सेल का काम करता है, ये पेशे से एक ड्राइवर है। हालांकि समीर को 2001 में भी असॉल्ट राइफल के साथ मुंबई में गिरफ्तार किया गया था, बाद में वो बरी हो गया। मूलचंद जो डी कंपनी के लिए काम करता है, ये पेशे से किसान है, लेकिन ये भी स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहा था।
अबू बकर यूपी के बहराइच का है और इसने भी जद्दा में कई साल नौकरी की थी। ओसामा जो दिल्ली का जो पहली गिरफ्तारी हुई थी, इसका फैमिली जो है, इसकी फैमिली ड्राई फ्रूट का बिजनेस करती है और इस सिलसिले में अक्सर मिडिल ईस्ट के देशों में आती जाती रहती है। तो ये इन 6 लोगों के प्रोफाइल थे। तो फिलहाल ये है कि इस मॉड्यूल का खुलासा तो हो गया, लेकिन एक शक ये भी है कि कहीं इसका बैकअप प्लान तो कोई तैयार नहीं था कि अगर एक मॉड्यूल नाकाम हो जाए, पकड़ में आ जाए, तो फिर दूसरे मॉड्यूल को एक्टिव किया जाए। क्योंकि आम तौर पर हमारे देश में जब भी इस तरह का फेस्टिव सीज़न होता, त्यौहार होते हैं, तो आतंकी हमलों का ख़तरा बढ़ जाता है। पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखे हैं। तो अब इसीलिए सारे स्टेट की अलग अलग पुलिस इस पर एक मिलकर काम कर रही है। मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट की इसकी टीम दिल्ली आने वाली है समीर से बात करने के लिए, जो अभी कस्टडी में है, और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसके अलावा भी कोई मॉड्यूल है या इस मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। इसलिए जगह जगह पे अभी रेड भी डाले जा रहे हैं। कुछ और भी लोगों की अभी गिरफ्तारी की बात आ रही है। तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस मामले में आगे और क्या क्या है। बट फ़िलहाल जो है ये एक बड़ा खुलासा, एक कहें तो एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन को नाकाम किया है अलग अलग स्टेट की पुलिस ने, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का भी बड़ा रोल है, यूपी पुलिस का भी रोल है। तो अब इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है और इसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो सामने जैसे ही आएंगी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ। एक हर्ष ठाकुर हैं, आज इनका जन्मदिन है। वंश ठाकुर इनके भाई ने ये मेल भेजा है। तो हर्ष ठाकुर हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा प्रभ सिमरन कौर हैं, इन्होंने कहानी की 3 लिस्ट भेजी और प्रभ जी मैं जल्दी आपकी फरमाइश पूरी करूँगा और जल्दी सुनाता हूँ। प्रहलाद विवादिया हैं, बल्कि विराडिया शब्द नाम है, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो प्रहलाद साहब तक्षशिला कांड की कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको। एनी सिंह जी हैं, बहुत दिनों बाद इन्होंने मेल लिखा, थैंक यू एनी जी। सोनू शर्मा है भिवानी से, बड़ा अच्छा इन्होंने मेल लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद कहानी का क्या होगा। तो सोनू जी आपके प्यार के लिए शुक्रिया, थैंक यू। बट अभी इतनी जल्दी रिटायरमेंट का भी कुछ है नहीं और बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन रिटायरमेंट में भी बहुत साल बाकी है। आपने तो ये बोल के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अभी तो मैं वैसे ही बच्चा हूँ, लेकिन आपके प्यार के लिए थैंक यू। सुयोग मास्कर हैं और इनका कहना है कि कहानी के बीच में अगर पिक्चर भी डालें तो अच्छी लगेगी। कई बार होता है, कई बार रह जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़रूर ऐसी पिक्चर डाल दी जाए। मोहम्मद आकिब जावेद हैं, पूनम शर्मा हैं, बरसाती डाकू की कहानी सुनना चाहती हैं, जल्दी सुनाता हूँ पूनम जी। इरशाद स्टडी, ये प्रयागराज से हैं, चौरी चौरा केस की कहानी शायद मैं सुना चुका हूँ इसमें इरशाद साहब। इनका कहना है कि कहानी के ज़रिए जनरल नॉलेज और बाकी चीज़ें बढ़ती है और ये शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चौरी चौरा की कहानी सुना चुका हूँ मैं कोशिश करूँगा आपको बता दूँ कि कौन सा एपिसोड है ये। डॉक्टर नवल किशोर चौहान हैं, वाटर गेट प्रकरण की कहानी सुनना चाहते हैं। महेंद्र कुमार दीक्षित हैं, सुशील कुमार का अपडेट कुछ नहीं है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, सुशील अभी जेल में है, मुकदमे की अभी सुनवाई शुरू होनी बाकी है। दीपक तांबे हैं और ये पुणे जर्मन बेकरी केस की कहानी सुनना चाहते हैं, शायद मैं ये भी सुना चुका हूँ। अब्दुल कादिर अली हैं, साबिया सैफी रेप केस की कहानी सुनना चाहते हैं। अब्दुल साहब असल में इसको लेके बहुत सारी हमने जो भी स्टोरी जितने एंगल है क्राइम तक में लगातार डाल रहे हैं, मेरी पूरी टीम डाल रही है, चाहे वो दीपक हो, चिराग हो, सुनील हो, ये सभी लोग, लोकेंद्र हो, ये लोग डाल रहे हैं। तो उसमें जितने भी इसके अपडेट हैं वो आपको सब क्राइम तक में मिलेगी। गौरव विनोर हैं और इनका कहना था कि एक सवाल क्राइम तक की कहानी का केबीसी में 1 करोड़ का पूछा गया था नूर इनायत के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जानकारी भी बढ़ती है। इसके अलावा गिरीश पिलांकर हैं, दीप थापा हैं नेपाल से, थैंक यू वेरी मच प्यार के लिए आपके दीप थापा साहब, और इसी तरह आप प्यार अपना बनाए रखें। मीना रॉबर्ट हैं और ये सिंगापुर से हैं, हमारी बहुत ही पुरानी क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए मीना जी। इसके अलावा शशांक सिंह हैं, अमित सूर्यवंशी हैं और सोनू शर्मा हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए। आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।